हेलो दोस्तों, आज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है जीएस पेपर वन में जो टॉपिक कवर्ड है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। पहला, एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। कंटेक्स्ट है, सो फार अंडर द प्रोजेक्ट 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स have been awarded to 12 monuments mitras for 25 sites and 2 technological interventions across India. एक विरासत अपनाए परियोजना, एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। संदर्भ है, अब तक इस परियोजना के तहत पूरे भारत में से 25 स्थलों और 2 तकनीकी मध्यवर्तनों अर्थात टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए इस परियोजना के बारे में जानते हैं। The scheme was launched on World Tourism Day, that is 27th September 2017. This project is a key initiative of Ministry of Tourism in close collaboration with Ministry of Culture and Archaeological Survey of India (ASI) to develop the heritage sites, monuments and making them tourist friendly to enhance the tourism potential and their cultural importance in a planned and phased manner. इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व पर्यटन दिवस अर्थात 27 सितंबर को की गई थी। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान, एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना का संचालन कर रहा है। यह परियोजना पूरे देश में विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और इन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा किया जा रहा एक सहयोगात्मक प्रयास है। आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। द प्रोजेक्ट प्लान्स टू इंटरेस्ट हेरिटेज साइट्स, monuments and other tourist sites to private sector companies, public sector companies and individuals. For the development of tourist amenities, the project aims to develop synergy among all the partners. इस परियोजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु विरासत स्थलों, स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों को निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी व्यक्तियों को सौंपने की योजना है। परियोजना का लक्ष्य सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है। अब जानते हैं कि हु आर मोनुमेंट मित्राज। Successful bidders selected for adopting heritage sites, monuments by the oversight and vision committee shall be called as monument mitras. The basic and advanced amenities of the tourist destinations would be provided by them. They would also look after the operations and the maintenance of the amenities. The monument mitras would associate pride with their CSR activities. इस परियोजना के तहत माफ कीजिएगा, निगरानी और मोनुमेंट मित्रास क्या होते हैं? निगरानी और परिकल्पना समिति द्वारा विरासत स्थलों, स्मारकों को गोद लेने, अपनाने के लिए चुने गए सफल बोली लगाने वालों को स्मारक मित्र या मोनुमेंट मित्रास कहा जाता है। इनके द्वारा पर्यटन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्मारक मित्र इन सुविधाओं के परिचालन और रख रखाव संबंधी कार्यों की देखभाल भी करेंगे। ये अपनी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से विरासत स्थलों के गौरव में भी वृद्धि करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना का महत्व। एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट इज meant to address the challenges that the Archaeological Survey of India and other government bodies are facing in operating tourism infrastructure at heritage sites by allowing private players to build, operate and maintain tourist-friendly and world-class amenities at these sites. The expectations is that the project will boost domestic international tourism. एक विरासत अपनाएं परियोजना एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य सरकारी निकायों को विरासत स्थलों पर पर्यटन
अवसंरचनाओं के परिचालन में होने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निजी क्षेत्र द्वारा इन स्थलों पर पर्यटक अनुकूल और विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाने, संचालित करने और रखरखाव करने की अनुमति देने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि होने की अपेक्षा की गई है। Now GS paper 2. The syllabus associated with this topic are India and its neighborhood relation. ढाका moves refugees to भाषण चार आइसलैंड। ढाका द्वारा शरणार्थियों को भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरण। Context is Bangladesh has started moving Rohingya refugees to a controversial flood-prone Bhasan Char Island in the Bay of Bengal despite opposition from rights activists. बांग्लादेश ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक विवादित बाढ़ प्रवण भाषण चार आइसलैंड पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। व्हाट इज द कंसर्न? संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं? द आइसलैंड was formed from a build-up of silt in the Bay of Bengal only 20 years ago, and concerns have been consistently raised about Bhasan Char's exposure to extreme weather and a distance from the mainland in emergencies since Bangladesh first raised the idea in 2015. भाषण चार द्वीप का निर्माण मात्र 20 वर्ष पूर्व बंगाल की खाड़ी में हिमालयन गाद में हुआ था। वर्ष 2015 में बांग्लादेश द्वारा इस विचार को पेश किए जाने के समय से ही भाषण चार द्वीप पर मौसमी चरम स्थितियों और आपात स्थिति में मुख्य भूमि से दूरी को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही है। Who are Rohingyas? They are an ethnic group, mostly Muslims. They were not granted full citizenship by Myanmar. They were classified as resident foreigners or associate citizens. Ethnically, they are much closer to Indo-Aryan people of India and Bangladesh than to the Sino-Tibetans of the country. रोहिंग्या समुदाय के बारे में जानते हैं। रोहिंग्या म्यांमार के कई जातीय अल्पसंख्यकों में से एक समुदाय है। वर्ष 2017 की शुरुआत में म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 1 मिलियन थी। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है और कहा जाता है वे अरब व्यापारियों और अन्य समूहों के वंशज हैं जो इस क्षेत्र में कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। Described by UN Secretary General Antonio Guterres as one of, if not the most discriminated people in the world. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा रोहिंग्या समुदाय के लोगों को विश्व में सर्वाधिक नहीं तो सबसे अधिक भेदभाव किए जाने वाले लोगों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वेयर आर दे नाउ? रोहिंग्याओं की वर्तमान स्थिति। About 8,60,000 Rohingya live in the world's largest and most densely populated refugee camp in southern Bangladesh. The Myanmar and Bangladesh governments continue to negotiate terms for the repartition of Rohingya refugees to Myanmar. According to the Ministry of Home Affairs, there are approximately 40,000 Rohingyas living in India. दक्षिणी बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर में लगभग 8,60,000 रोहिंग्या रहते हैं। म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों के मध्य रोहिंग्या शरणार्थियों के म्यांमार में प्रत्यावर्तन हेतु शर्तों पर वार्ता जारी है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या निवासित हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। कंटेक्स्ट है चाइना डिफेंड्स प्रोग्रेस ऑफ पाक कॉरिडोर एंड रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ सीकिंग एडिशनल गारंटीज फ्रॉम इस्लामाबाद बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन फॉर सीपीईसी। चीन द्वारा पाकिस्तान कॉरिडोर की प्रगति का बचाव करते हुए सीपीईसी के लिए ऋण स्वीकृत करने से पहले इस्लामाबाद से अतिरिक्त गारंटी की मांग करने संबंधी रिपोर्टों का खंडन किया गया है। जानते हैं सीपीईसी के बारे में।
The CPEC is the flagship project of the multi-billion-dollar Belt and Road Initiative (BRI), a pet project of Chinese President Xi Jinping aimed at enhancing Beijing's influence around the world through China funded infrastructure projects. सीपीएसी के बारे में जानते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कई करोड़ डॉलर के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत एक प्रमुख परियोजना है। यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से दुनिया विश्व में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाना है। This 3,000 kilometer long China-Pakistan economic corridor consists of highways, railways and pipelines. इस 3,000 किलोमीटर लंबे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन का निर्माण सम्मिलित है। CPEC eventually aims at linking the city of Gwadar in southwest Pakistan to China's northwestern region Xinjiang through a vast network of highways and railways. CPEC का लक्ष्य पश्चिमी पाकिस्तान के ग्वादर शहर को चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सिनजियांग प्रांत से रेलवे और सड़क मार्गों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। The proposed project will be financed by heavily subsidized loans that will be disbursed to the government of Pakistan by Chinese bank. प्रस्तावित परियोजना को भारी सब्सिडी वाले ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह ऋण चीनी बैंकिंग दिग्गजों जैसे एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, चीन डेवलपमेंट बैंक तथा चीन के औद्योगिक और वाणिज्य बैंक द्वारा पाकिस्तान की सरकार को प्रदान किया जाएगा। बट व्हाई इज इंडिया कंसर्न्ड? भारत क्यों चिंतित है? इट पासेस थ्रू पीओके। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा। CPEC rests on a Chinese plan to secure and shorten its supply lines through Gwadar with an enhanced presence in the Indian Ocean. Hence, it is widely believed that upon CPEC's fruition, an extensive Chinese presence will undermine India's influence in the Indian Ocean. CPEC ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अपनी आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित और संक्षिप्त करने के साथ साथ हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की चीनी योजना पर आधारित है। अतः यह माना जाता है कि CPEC के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में चीनी मौजूदगी भारत के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। It is also being contended that if CPEC were to successfully transform the Pakistan economy, that could be a red flag for India, which will remain at the receiving end of a wealthier and a stronger Pakistan. ग्वादर बलूचिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम का यह हिस्सा दशकों से अलगाववादी विद्रोह का शिकार है। इस परियोजना के कारण भारत के आसपास के क्षेत्र में अशांति फैलने का डर बना रहेगा। Besides, India shares a great deal of trust deficit with China and Pakistan and has a history of conflict with both. As a result, even though suggestions to reapproach the project programmatically have been made, no advocate has overruled the principal strands of contention that continue to mar India's equations with China and Pakistan. इसके अलावा भारत कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्तों में विश्वास में कमी, ट्रस्ट डिफिसिट है और दोनों के साथ संघर्ष का पुराना इतिहास है। नतीजन भले ही परियोजना के लिए व्यवहारिक रूप से दोबारा वार्ता शुरू करने के सुझाव दिए गए हों, लेकिन किसी ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के समीकरणों में बाधक प्रमुख कारकों को खारिज नहीं किया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसका संदर्भ है हाल ही में दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का विस्तार किया गया है। इस कार्ड की शुरुआत पिछले वर्ष अहमदाबाद में भी की गई थी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक्सटेंडेड टू द एयरपोर्ट एक्सप्रेसेस लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो
which was started in Ahmedabad last year. इसके की फीचर्स हैं dubbed as one nation one card. The interoperable transport card would allow the holders to pay for their bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping, and even withdraw money. The idea was floated by the Nandan Nilekani committee set up by the Reserve Bank of India. इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर इस अंतः प्रचालनीय परिवहन कार्ड इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड के द्वारा कार्ड धारक अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क का भुगतान, खुदरा खरीदारी और यहाँ तक कि पैसे भी निकाल सकते हैं। इस विचार को सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं हाउ इट वर्क्स, यह कैसे काम करता है। NCMC is an automatic fare collection system. It will turn smartphones into an interoperable transport card that computers can be usually eventually to pay for metro, bus and suburban railway services. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली है। यह सिस्टम स्मार्टफोन को अंतः प्रचालनीय परिवहन कार्ड इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड में परिवर्तित कर देगा, जिसे यात्री मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं के लिए भुगतान करने में उपयोग कर सकते हैं। दिस कार्ड runs on RuPay card. The stored value on card supports offline transaction across all travel needs with minimal financial risk to involved stakeholders. Ministry of Housing and Urban Affairs brought to the fore the National Common Mobility Card to enable seamless travel by different metros and other transport systems across the country besides retail shopping and purchases. यह कार्ड रुपे कार्ड पर कार्य करता है। कार्य में संग्रहित राशि से यात्रा की सभी जरूरतों के लिए ऑफलाइन लेन देन किया जा सकता है और इसमें सभी हितधारकों के लिए वित्तीय जोखिम न्यूनतम होता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर में खुदरा खरीदारी के अलावा विभिन्न महानगरों में अन्य परिवहन प्रणालियों द्वारा निर्बाध यात्रा करने के लिए लागू किया गया है। नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ NCMC। NCMC की आवश्यकता और महत्व। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड अक्रॉस इंडिया एज द इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्यूटिंग फॉर ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। कैश continues to be the most preferred mode of fare payments across the public transport. पूरे भारत में समाज के सभी वर्गों द्वारा व्यापक रूप से सार्वजनिक परिवहन किफायती और सुविधाजनक तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किराया भुगतान के लिए अभी तक नकदी का प्रयोग प्रचलित है। However, there are multiple challenges associated with the cash payment such as cash handling, revenue leakage, cash reconciliation, etc. Various initiatives have been taken by transit operators to automate and digitize the fare collection using automatic fare collection system. The introduction of closed-loop cards issued by these operators helped to digitize the fare collection to a significant extent. However, the restricted usability of these payment instruments limits the digital adoption by customers. हालांकि नकद भुगतान से नकदी को संभालने, राजस्व के कम होने, नकदी का मिलान करने जैसी कई चुनौतियां जुड़ी होती है। परिवहन चालकों द्वारा स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम AFC में माध्यम से किराया संग्रह को ऑटोमेटिक और डिजिटल करने के लिए कई पहल शुरू की गई है। इन ऑपरेटरों द्वारा जारी किए गए क्लोज्ड लूप कार्ड की शुरुआत ने किराया संग्रह को काफ़ी हद तक डिजिटल करने में मदद की है। हालांकि इन भुगतान उपकरणों की सीमित प्रयोज्यता ग्राहकों के लिए डिजिटल तरीके अपनाने के लिए भी सीमित करती है। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होस्टेड एट 8 बीचेस अक्रॉस द कंट्री। देश के 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग। द कंटेक्स्ट इज द बीचेस वेयर द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग्स वेयर होस्टेड आर कप्पड़, शिवराजपुर, गोघला,
Kasaragod and Padubidri, Rusikonda, Golden and Radhanagar. India had secured the International Blue Flag certification for these 8 beaches on 6 October 2020 when an international jury comprising of member organizations UNEP, UNWTO, UNESCO, IUCN, ILS, FEE, etc. announced the award at Copenhagen, Denmark. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। जिन स्थानों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराए गए उनमें कप्पड़, शिवराजपुर, घोघला, कसरकोड, पुदुबिद्री, रसीकोंडा, गोल्डन और राधानगर हैं। 6 अक्टूबर 2020 को यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, आईयूसीएन, ILS, FEE आदि सदस्य संगठनों वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कोपेनहेगन, डेनमार्क में पुरस्कारों की घोषणा के दौरान भारत को इन समुद्री तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। व्हाट अबाउट ब्लू फ्लैग प्रोग्राम? ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेस एंड मेरीन्स is run by the International Non-Governmental Non-Profit Organization FEE, the Foundation for Environmental Education. It started in France in 1985 and has been implemented in Europe since 1987 and in areas outside Europe since 2001 when South Africa joined. ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। समुद्र तटों तथा मरीनाज के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आरंभ फ्रांस में वर्ष 1985 में किया गया था तथा वर्ष 1987 से यूरोप में लागू किया गया। वर्ष 2001 में इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ। यह इसमें भाग लेने वाला यूरोप के अलावा पहला देश है। व्हाट इज अ ब्लू फ्लैग बीच? अब जानते हैं कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट क्या होते हैं। इट इज एन इको टूरिज्म मॉडल एंड मार्क्स आउट बीचेस एज प्रोवाइडिंग टूरिस्ट एंड बीच गोअर्स क्लीन एंड हाइजेनिक बाथिंग वाटर, facilitates amenities, a safe and healthy environment and a sustainable development of area. ब्लू फ्लैग समुद्र तट एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों को नहाने के लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने वाले समुद्र तटों को चिन्हित करता है। अच्छा, क्राइटेरिया या फिर ब्लू फ्लैग हेतु मानदंड क्या क्या हैं? There are nearly 33 criteria that must meet to qualify for a blue flag certification, such as the water meeting certain quality standards, having waste disposal facilities, being disabled friendly, have first aid equipment, and no access to pets in the main areas of the beach. Some criteria are voluntary and some compulsory. ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण हेतु लगभग 33 मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है, जिनमें पानी की गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करना है, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना, विकलांग अनुकूलित होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों का प्रवेश नहीं होना आदि सम्मिलित है। इस रिलेवेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। अब देखते हैं प्रासंगिक तथ्य। स्पेन टॉप्स the list with more than 560 such beaches. Greece and France follow. India is now in the league of 50 blue flag countries. दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसे देश हैं जिनके समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्राप्त सर्वाधिक समुद्र तटों के साथ स्पेन शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात क्रमशः ग्रीस और फ्रांस का स्थान है। इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवेलेबल ओनली फॉर बीचेस? क्या ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र केवल समुद्र तटों के लिए दिया जाता है?
नहीं, यह प्रमाण पत्र समुद्र तट, मरीना तथा स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को भी दिया जाता है। मूल रूप से ब्लू फ्लैग एक ट्रेडमार्क है। नो, इट कैन बी गिवन टू अ बीच, मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर। बेसिकली द ब्लू फ्लैग इज अ ट्रेडमार्क। अब देखते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। पहला, 100th किसान रेल, 100वीं किसान रेल। 100th किसान रेल from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal was recently flagged off. The Kisan Rail Services initiative will help small and marginal farmers who are over 80% of the peasantry in supplying their produce to far off markets. This will also help to boost the income of farmers. 100 Kisan Rails were launched in the last 4 months. हाल ही में महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई। किसान रेल सेवा पहल छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज को दूर के बाजारों में आपूर्ति करने में मदद करेगी। देश के कुल किसानों में 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पिछले 4 महीनों में 100 किसान रेलों की शुरुआत की गई है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन, भारत की पहली चालक रहित ट्रेन। पीएम इनागोरेट्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस इन दिल्ली मेट्रोज Magenta line. These trains are mostly remotely controlled from the command rooms of the DMRC known as Operations Control Center, from where teams of engineers track and monitor in real-time train movement across the DMRC network. प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किया गया है। इन ट्रेनों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर में इंजीनियरों की टीमों द्वारा डीएमआरसी नेटवर्क में रियल टाइम ट्रेन मूवमेंट पर निगरानी की जाती है। अब देखते हैं पारा समाधान। It is a new grievance redressal mechanism launched recently by West Bengal. Para Samadhan means redressal in the neighborhood. This will not address major infrastructural gaps but will address municipal, local, or service gaps through a specific mission mode to reach out to the neighborhood. This will be supplementary of दुआरे सरकार। पाड़ा समाधान यह पश्चिम बंगाल द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक नया शिकायत निवारण तंत्र है। पाड़ा समाधान का अर्थ है पड़ोस में शिकायतों का निवारण। यह कार्यक्रम 2 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 15 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत प्रमुख अवसंरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, बल्कि पड़ोस तक पहुंच बनाने के लिए विशिष्ट मिशन मोड में नगरपालिका, स्थानीय या सेवा समस्याओं को हल किया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल के द्वारे सरकार कार्यक्रम का पूरक होगा। अच्छा, द्वारे सरकार क्या है? द्वारे सरकार इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्प्रेड ओवर 60 days फॉर डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपुल through outreach camps organized at the level of gram panchayat and municipal ward level। दुआरे सरकार राज्य की एक पहल है जो ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड स्तर पर आयोजित आउटरीच शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाती है। मेरा डाक टिकट योजना, माई स्टैम्प स्कीम, रन बाय इंडिया पोस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड शीट्स ऑफ पोस्टेजेस स्टाम्प्स। Under the scheme, any person may submit soft or hard copies of their photographs or of that of their relatives or friends or any other image including logo, symbols, heritage, places or wildlife to get them printed and published on stamps. Each stamp sheet would cost the applicant 300। इस योजना की शुरुआत भारतीय डाक द्वारा डाक टिकटों के निजी पत्रकों को जारी करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी तस्वीरों या अपने रिश्तेदारों, मित्रों या किसी अन्य छवि सहित लोगों, प्रतीकों, विरासत स्थानों या वन्य जीवों की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी जमा करके उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं।
प्रत्येक निजी डाक पत्रक के लिए पर आवेदक को 300 रुपये चुकाने होंगे। वाई इन न्यूज चर्चा का कारण, स्टाम्प्स बियरिंग फोटोग्राफ्स ऑफ मैनी एंटी सोशल एलिमेंट्स वर इशूड अंडर माई स्टैम्प स्कीम। पोस्टल डिपार्टमेंट सेज इट वाज अ मिस्टेक एंड बिंग्स इंक्वायरी। हाल ही में मेरा डाक टिकट योजना के तहत कई असामाजिक तत्वों के फोटो वाले टिकट जारी कर दिए गए थे। डाक विभाग का कहना है कि यह भूलवश हुआ था और इसकी जांच की जा रही है। अगला है, आसाम टेबल्स बिल टू मेक मद्रास रेगुलर स्कूल्स। मदरसों को नियमित स्कूल बनाने के लिए असम में विधेयक। The bill seeks to convert the state-run madrasas into general educational institutes from the next fiscal. The bill proposed to convert the madrasas into upper primary, higher and higher secondary schools with no change of status and pay, allowances and service conditions of the teaching and the non-teaching staff. विधेयक में राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसों को अगले वित्तीय वर्ष से सामान्य शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में शिक्षकों तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन भत्ते और शिक्षण की सेवा शर्तों और स्थिति में परिवर्तन किए बगैर मदरसों को उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों और परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। अब देखते हैं पेदलंगदरिकी इलू क्या है। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द हाउसिंग साइट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज अंडर द पेदलरंगी इलू स्कीम। इसका मतलब होता है हाउसेस फॉर ऑल द पुअर। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर एन एस्टिमेटेड 30.6 लाख पीपुल इन द स्टेट। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पेदलंगदरिकी इलू अर्थात सभी गरीबों के लिए घर योजना के तहत आवास स्थलों के वितरण का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 6 लाख लोगों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान किए जाने की उम्मीद है।